हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। तो एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ मैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओईटी राइटिंग के बारे में। ओईटी राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। इसमें जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपको टाइम होता है आपके पास कि आप केस नोट को पढ़ें, आप राइटिंग टास्क को पढ़ें। तो इसमें आपको टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सब इस पे डिपेंड करता है। बहुत ईज़ी है ये। आप जो है मतलब स्लोली-स्लोली अपना टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की थोड़ी-सी नीड होती है। लेकिन ये है कि चलें आइए हम देखते हैं कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं इसको ईज़िली सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आपको मिलता है, पेपर मिलता है, आप उसमें देखें। सबसे पहले ये है कि कुछ लोग केस नोट के थ्रू जाते हैं और फिर टास्क की तरफ आते हैं। लेकिन ये है कि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले टास्क पढ़ें कि क्या टास्क है आपका। जब आपको टास्क का पता होगा, फिर आप केस नोट्स के थ्रू जाएँगे तो आपके ज़हन में आता जाएगा कि यार टास्क के मुताबिक मेरे पास क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले आपने टास्क पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने केस नोट के थ्रू गए, आपने उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट करते गए हैं। इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ईज़िली। आप जो है नीचे लाइन लगाते जाएँ, पेपर है आपके पास तो आप उसके ऊपर लाइन लगाते जाएँ और उसके साथ-साथ आप आगे बढ़ते जाएँ, जब तक आप पूरा केस नोट पढ़ लेते हैं। और टास्क के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शामिल करें, इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं शामिल करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके टास्क में जो आपका पेपर होता है, केस नोट होते हैं, उसमें इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो उसका थोड़ा-सा ख़्याल रखें आप। फिर जब आप उतारते हैं, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ होता है, और कोशिश करें कि जो भी पैराग्राफ बनाएँ नीट एंड क्लीन हो पैराग्राफ। और आपने इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ बनाया, उसमें सेलेक्ट किया, आप उसमें मेंशन करेंगे कि जो रीडर है, उसने क्या करना है, उसका रोल क्या है इसमें। और आप लेट्स से कि पेशेंट को आप रेफ़र कर रहे हैं, तो आप क्यों रेफ़र कर रहे हैं और जो रीडर है उसका इसमें क्या रोल है, ये ज़रूर मेंशन करना है पहले पैराग्राफ में। यूजुअली ये होता है कि प्राइमरी डायग्नोस जो होती है वो पहले पैराग्राफ में आती है। आप सेकेंडरी जो इश्यू हो रहा होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये कि बेहतर है कि प्राइमरी जो इश्यू है वो आप पहले पैराग्राफ में वो मेंशन करें और रीज़न लिखें कि भई हम किस वजह से पेशेंट को आपके पास रेफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है हमारा जो ओईटी में राइटिंग आता है वो रेफ़र के लिए ही आता है। तो इसलिए जो है, तो अगर मैं कुछ मिसाल भी दूँगा तो वो रेफ़रल के थ्रू से ही देंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम पेशेंट है मेरे पास, हमारे पास नर्सिंग होम से आया है वो, हम उसको वापस नर्सिंग होम भेज रहे हैं, तो केस नोट में आपने इन्फॉर्मेशन कैसे आप उसमें से लेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, पेशेंट नर्सिंग होम से आया है, उनको पता है पेशेंट के बारे में सारी डिटेल्स। तो उसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और जो मेडिसिन जो वो पहले ले रहा था जहाँ पे जब नर्सिंग होम में था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये है कि वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको बताएँ कि जब हॉस्पिटल में आया और उसके बाद जो है ना क्या ट्रीटमेंट किया, कि लेट्स से कि वो निमोनिया के लिए ट्रीट हुआ, उसको चेस्ट ट्यूब डाली, उसको एंटीबायोटिक दी। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बजाय इसके कि जो इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी पता है, वो सुनें। फिर इसमें आपने जो सेकंड पैराग्राफ बनाना होता है, उसमें आप सेकेंडरी मेंशन कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेशेंट के, कि लेट्स मिसाल के तौर पे पेशेंट हमारे पास था, हमने उसको निमोनिया का ट्रीट किया। उसके बाद उसको कुछ और यूटीआई हो गया, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेन इश्यू ये था कि नर्सिंग होम वालों ने डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग की वजह से हमारे पास भेजा था। यहाँ आके हमने उसको निमोनिया ट्रीट किया, लेकिन साथ में कुछ सेकेंडरी इश्यू हो गए, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गई। आप वो सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें कि हर चीज़ का एक अलग पैराग्राफ हो और उसमें क्लियरली आप मेंशन करें।
आप जितना सिंपल लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ईज़ी है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते जाएँ, आप सिंपल से सिंपल रखें। फिर जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसमें आपने फिर दोबारा मेंशन करना है कि हम क्यों भेज रहे हैं पेशेंट को आपके पास। तो ये जो है थोड़ा-सा पैराग्राफ का होता है कि भई आपने कैसे पैराग्राफ बनाने हैं और कैसे लिखना है, और इसकी जो है आप जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, ऐसे-ऐसे ही आपका स्पीड आती जाएगी, राइटिंग स्पीड, आपको जो है पता चलता जाएगा कि क्या रेलेवेंट है, क्या इर्रेलेवेंट है। इसमें भी ये है कि आपको थोड़ा-सा यूके यूके का या ऑस्ट्रेलिया या जो ऐसे कंट्रीज़ हैं, उनके हेल्थ सिस्टम का पता होना चाहिए थोड़ा-सा। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, किसी के साथ बात करें और वो थोड़ा-सा हमें बताएँ कि क्या यूके का हेल्थ सिस्टम क्या होता है। तो इस वीडियो में नहीं बता रहा मैं कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसमें सिर्फ़ हम ओईटी की राइटिंग की टेक्निक्स देखेंगे कि भई कैसे हम ईज़िली कर सकते हैं। एक तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है और शार्ट रखना है आपने। जैसे होता है कि पेशेंट की उन्होंने दिया हुआ होता है कि नो नॉन एलर्जी, अ, और उसके अलावा कि नो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, नो इस तरह करके 4-5 लिखे होते हैं। तो आप उसको छोटा-सा शॉर्ट करके नो सर्जरी और इस तरह करके जो होता है लिखा हुआ, आप उसको एक एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि पेशेंट डज़ नॉट हैव एनी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। तो इसमें ये है कि आपको बचत हो जाएगी, आप टाइम से लिखेंगे और कोशिश करें कि जो केस नोट में लिखा हुआ है उसको कॉपी करके अपने उसमें ना लिखें, राइटिंग में ना लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें, सिंपल लिखें। कोई कोई इसमें जो है ना वो आपको लाज़मी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई इंग्लिश में ही लिखना है और बना के लिखना है, सिंपल सेंटेंस में आप लिखें। वैसे तो कहते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए, और लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि सिंपल में ही जितना लिखेंगे वो उतना ज़्यादा ईज़ी है आपके लिए। फिर उसके बाद जो है आपने इसको कोशिश करनी है कि जो आपका केस नोट है, जैसे आपने शुरू किया है, वो एक स्टोरी टेलिंग मैनर में आने चाहिए कि जो रीडर है उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हो और वो स्टोरी टेलिंग मैनर में आप लिखें कि भाई पेशेंट, लेट्स से कि पेशेंट नर्सिंग होम से आया हमारे पास, पेशेंट हैड अ फॉल और देन वी डिड अ सीटी स्कैन फाइंडिंग सम इंटरनल ब्लीडिंग, पेशेंट वेंट टू सर्जरी। तो मतलब एक उसमें आप स्टोरी टेलिंग मैनर में आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी ज़्यादा ईज़ी है, और इस हिसाब से उनको चेकिंग भी ईज़ी रहती है और वो आपको मार्क्स भी पूरे देते हैं, स्टोरी टेलिंग में अगर आप लिखते हैं तो। फिर आपने कोई जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़नी नहीं है उसमें। मिसाल के तौर पे आप पेशेंट न्यूरोलॉजी वालों के पास शिफ्ट कर रहे हैं, पेशेंट आपने रेफ़र कर रहे हैं न्यूरोलॉजी वालों के पास, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भई पेशेंट को ये हुआ, वो हुआ, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि पेशेंट हैड अ फॉल और उसका जो है ना हमने सीटी स्कैन किया है, सीटी स्कैन में ये आया है। तो ये जो इस तरह की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये आपने लाज़मी इसमें मेंशन करनी है। टाइम का बता दिया आपको, फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। जैसे आपको बताया कि अगर पेशेंट वापस नर्सिंग होम में जा रहा है तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या मेडिसिन ले रहा था और क्या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री थी उसकी, तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और ईज़ी सेंटेंस आप यूज़ करें। फिर आप आ जाते हैं एंड की तरफ। आप एंड में जो है ना जब आपने लिखना है, कंक्लूड करना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस पेशेंट, तो उसके नीचे जो है मतलब योर सिंसियरली या योर फेथफुली लगाते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि योर सिंसियरली उस जगह आता है जब आप शुरू करते हैं जो रीडर है उसके नाम से। जैसे शुरू करते हैं कि डॉक्टर वाटसन, तो उसके नीचे आप योर सिंसियरली लिखेंगे। लेकिन आप जब सर और मैडम से शुरू करते हैं तो उसके नीचे आप योर फेथफुली लिखेंगे। तो ये आज की वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।